तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो यार इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमें मालूम है कि कल ही हम लोग का एग्जाम होने वाली है 21 फरवरी की। ठीक है, तो चलिए आज की रात हम इसे पढ़ लेते हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई दिन में भी क्लास देख रहे हैं तो भाई क्लास ध्यान से देखिएगा, और ये सारे सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भी एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो ये तो देखिए, ये तो 100% गारंटी नहीं है कि सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ही लड़ेगा। ठीक है, और हमें विश्वास, इतना विश्वास है कि 100 में से 100% नहीं, कम से कम 30% इस प्रश्न से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। देखिए, जो पहला सवाल है क्या है जी, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताया गया मेरे प्यारे भाई लोग। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। यही जब अवतल लेंस की बात किया जाए मेरे प्यारे भाई, जब अवतल लेंस की बात किया जाए तब उस समय क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो भैया कौन सा लेंस पसंद करें मेरे प्यारे भाई लोग। तो भैया हमें विश्वास है कि आप लोग 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई लोग अगला सवाल क्या है जी। अगला सवाल है भैया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है। भैया कौन दर्पण लगा रहता है बताओ। तो भैया मोटर गाड़ी चालक के सामने ना उत्तल दर्पण हमेशा लगा रहता है। भैया यह सारे सवाल हमें याद है। हमें विश्वास है कि जब आप लोग क्लास करते होंगे तो इस सारे प्रश्नों को देखे होंगे। चलिए अगला सवाल क्या है जी, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। जो आपके ऑप्शन है वह है 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड या 8 मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो कितना भाई, दोगुना दिखाई देता है जी, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब दे तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न होता है मेरे प्यारे भाई। और ये तो जल्द से जल्द जितने मेरे प्यारे भाई लोग हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो कौन दोष जी भैया, दीर्घ दृष्टि दोष। कौन दोष भैया, तो दीर्घ दृष्टि दोष मेरे प्यारे भाई। चलिए अब एकदम अगला प्रश्न जी। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे होते हैं। तो भैया जो दूरदृष्टि होता है, जो व्यक्ति जो होते हैं उनके चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो भैया वह उत्तल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, उत्तल लेंस। अब देखो, विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है। तो भैया ये हमें मालूम है ना, क्या कि मालूम है आप लोगों को। हाँ भैया मालूम है, क्या कूलाम। क्या कूलाम होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई लोग अब बताओ तो, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वो है, ठीक ना, ये हमसे पूछा गया है। विद्युत जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक है, ये जो नामकरण है किसने दिया था जी, किसने दिया था मेरे प्यारे भाई लोग। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए, एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। ठीक है, एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या होती है। तो ये कितनी संख्या होती है मेरे प्यारे भाई लोग, जल्द से जल्द भैया हमें मालूम है कि 6.25 10 के पावर 18। ठीक है, ये हम लोग का लिखा गया है 6.2 10 के पावर 18 मेरे प्यारे भाई लोग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या है हम लोग का। प्रश्न नंबर 10 है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इस शक्ति कितनी होती है भैया, आधा कितना रहती है मेरे प्यारे भाई, 50 वाट। ठीक है, कितना रहती है भैया, 50 वाट। ठीक है ना, क्या होता है मेरे प्यारे भाई लोग, कितना होगा, 50 वाट। चलिए अब देखिए, तो सवाल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है किस पर। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना
ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत किसी वस्तु को आवेशित करने पर क्रिया है, या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की प्रक्रिया है, या भैया कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। चलिए अब ये तो विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है। भैया विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो कहाँ है जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए मेरे प्यारे भाई अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जी, अब ये अगला सवाल है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई भैया बताना क्या है, हमें तो मालूम है क्या, बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे प्यारे भाई लोग, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए बताइए तो प्रतिक्रिया PO + C, ठीक है, जब अब क्रिया करती है तो PB + CO मतलब लेड प्लस कार्बन ऑक्साइड, तो क्या अकारक है कौन ऑक्सीकारक है आप लोग को बताना है। भैया जो C है ना यह एक अकारक है, जो C यहाँ पर है वो क्या है जी, अकारक है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। जो अगला सवाल है क्या है, निम्न धातु में से कौन NaOH के विलयन से H2 देता है। निम्न धातु में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर जो जी दिया गया है ना ये गैस के बारे में मेरे प्यारे भाई बताया गया है जी, तो भैया क्या, भैया एल्युमिनियम, क्या जी, एल्युमिनियम। चलिए यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ यह है कि क्या है जी, इसका अर्थ क्या है, प्रबल भास्मिक, क्या है जी, प्रबल भास्मिक, ठीक है। चलिए साधारण ताप पर सर क्या जी, भाई साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र जो होता है कितना होता है जी, ठीक है, साधारण ताप पर P4 हो जाते हैं। चलिए अब ये तो पीतल में रहता है मेरे प्यारे भाई, पीतल में क्या रहता है जी, भैया जो पीतल में ना कॉपर और जिंक रह जाते हैं। चलिए चार प्रश्न क्या है जी, धातु की प्रकृति होती है। भैया धातु की प्रकृति कैसी होती है भैया, तब भैया विद्युत धनात्मक, कौन जी, विद्युत धनात्मक। और देखिए चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, वह चुंबकीय विधि द्वारा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है मेरे प्यारे भाई, कार्बनिक यौगिक के आवश्यक तत्व हैं, तो भैया कार्बन ही नहीं होगा जी। चलिए भैया बिल्कुल ये सही जवाब है। अब देखिए अक्रिय तत्व कौन है मेरे प्यारे भाई, बताओ तो जल्द से जल्द, अक्रिय तत्व कौन है, तो भैया जो अक्रिय तत्व है ना ये हीलियम है, क्या है जी, हीलियम, ठीक है। चलिए अब जो सवाल है ये भी सवाल आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई लोग, ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल है आप लोगों का एल्कीन श्रेणी में, ठीक है, एल्कीन श्रेणी में, ठीक है मेरे प्यारे भाई, एल्कीन श्रेणी में कहा गया है यौगिक का समान सूत्र होता है। मेरे प्यारे भाई ये सवाल जो है काफ़ी आपके एग्जाम में बनते हैं, क्या हुआ है, CnH2n, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका बिल्कुल सही जवाब है जी। अब देखो अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है मेरे प्यारे भाई, अपमार्जक बनाने में प्रयोग होता है भाई अल्कोहल का, किनका जी, अल्कोहल का। चलिए आवर्त सारणी के तत्व हैं, 7 तत्व क्या कहलाते हैं भैया, हाइड्रोजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आप लोग असत्य बताना है, ठीक है। जो आपके ऑप्शन नंबर 1 है वह है कि तत्वों की धातु की प्रकृति घटती है, जो बी है वह है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये तो सब सही है ना जी। अशुद्धि क्या है भैया, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऐसा होगा जी। चलिए अब देखो तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है, भैया प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे भाई लोग, तो क्या हो जाता है भैया, कार्बोज, क्या होते हैं जी, कार्बोज, ठीक है। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। अब बताइएगा अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है भैया, तो भैया फिलिपियन नलिका से, क्या, फिलिपियन नलिका से श्वसन की क्रिया होती है, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई लोग, श्वसन की क्रिया होती है भाई, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कहाँ होती है मेरे प्यारे भाई लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में।
अब देखिए एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अंशुतलीन दाब होता है। भैया एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अंशुतलीन दाब होता है। भैया कितना है भैया 120 से 80 से 120 तक। ठीक है चलिए अब देखिए पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है मेरे प्यारे भाई। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो भैया हो जाता है एब्सिक अम्ल से। क्या जी एब्सिक अम्ल से। बस आप ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे भाई लोग। जो अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार बन जाते हैं और काफ़ी बार बने भी है जी। ठीक है क्या होगा इथाइलिन। क्या होगा इथाइलिन। ठीक है अब बताइए कार्बनिक यौगिक में कार्बन संयुक्ता होती है। ठीक है बताइए तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन संयुक्ता होती है कितना भैया तो 4। ठीक है कितना तो भैया 4। ठीक है चलिए इस प्रकार से आप लोग अब देखते हैं अगले प्रश्न। एड्स रोग का प्रमुख कारण है भैया। एड्स रोग के प्रमुख कारण है तो ये तो आप लोग याद होगा जी असुरक्षित यौन संपर्क। क्या हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। अब बताइए चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तब ये क्या हो जाएगा समजात। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो समजात। बताइए तो ये अगला सवाल क्या है जी। अगला सवाल हम लोग का अगला सवाल है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है ऐसे अंगों को कहते हैं। तो भैया ऐसे अंगों को ना समजात अंग कहा जाता है। क्या मेरे प्यारे भाई लोग समजात अंग। अब अगला सवाल क्या है जी। अगला सवाल है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है मेरे प्यारे भाई जल्द से जल्द। तो भैया बगीचा खेत। क्या होगा बगीचा खेत। ठीक है चलिए भाई थोड़ा सा बंद कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए मेरे प्यारे भाई लोग अब प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भैया प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य से कोई बड़ा नहीं है हमें भैया याद है। ठीक है आप हमें मत बताइए। ठीक है भाई चलिए हम आप लोग नहीं बता रहे हैं। अब तो वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की आवश्यकता है। तो भैया इस प्रकार से कभी सवाल दे दे आप लोग बोर्ड एग्जाम में तो क्या करना है जी। हाँ इनमें से सभी। ठीक है चलिए सवाल क्या है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय अजैविक कारक या अक्रिय। मेरे प्यारे भाई जल्द से जल्द क्या हो जाएंगे वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं भैया जैव निम्नकरणीय। कौन जैव निम्नकरणीय। ठीक है चलिए अमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। भैया अमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है ये आप लोग सवाल है। भैया अमीटर से ना धारा मापी जाती है। क्या जी धारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 42 जी। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं जी भैया विद्युत मोटर। क्या किसे कहते हैं विद्युत मोटर। अब बताइए प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो भैया किस विधि द्वारा होता है जी भाई बहुखंडन विधि द्वारा। कौन जी बहुखंडन विधि द्वारा। अब बताइएगा निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है मेरे प्यारे भाई लोग। किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है तो भैया अवतल लेंस द्वारा। कौन अवतल लेंस को द्वारा। अब देखिए पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो भैया पौधों में जो जनन अंग होते हैं वह पुष्प में पाए जाते हैं। चलिए अब देखो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोगी हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। भैया मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। क्या हो जाएंगे भैया मटर। भैया हम भूले नहीं है। चलिए आप नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है मेरे प्यारे भाई लोग। किस दिशा में होता है तो भैया बहुदिशीय में। कहाँ जी बहुदिशीय में। अब देखो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है जी। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है भैया वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ठीक है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है जी। भाई दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है तो भैया इसे तो वही रख चुके हैं जी अवतल दर्पण। चलिए मेरे प्यारे भाई
प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? भैया प्रकाश के परावर्तन 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? भैया निर्वात में प्रकाश जो चाल होती है वो हो जाती है 3 × 10⁸। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही जवाब है। जो असल क्या है जी, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी? तो भैया जो दर्पण है अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो अवतल दर्पण भैया प्रतिबिंब कैसे बनता है? भैया वास्तविक बनता है जी, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये अवतल दर्पण में होता है मेरे प्यारे भाई लोग, ठीक है। चलिए अब ये तो भैया सवाल क्या है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है जी? जल्द से जल्द। भैया ये तो भैया हम लोग को याद है जी, क्या होगा जब मेरे प्यारे भाई सही जवाब? तो भैया अवतल दर्पण होगा ना। आप हमें भुलवा रहे हैं क्या? नहीं भाई, हम आपको क्यों भुलवाएंगे। चलिए, किस दर्पण में केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मेरे प्यारे भाई लोग जल्द से बताइए, किस दर्पण में केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई लोग बता दीजिए, जल्द से जल्द क्या होगा सही जवाब मेरे प्यारे भाई लोग। और एक बार ये काम कर लेते हैं थोड़ा सा वाईफाई को। चलिए क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई सही जवाब? तो भैया किस दर्पण में केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो भैया ये तो हमें याद है जी, क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई सही जवाब? हाँ भैया, समतल और उत्तल। क्या? समतल और उत्तल। चलिए अब देखते हैं, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। तो भैया मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है मेरे प्यारे भाई? जल्द से जल्द। तो भैया उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण बिल्कुल सही जवाब होंगे। अब बताइए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई लोग? याद है आप लोगों को? नहीं भैया, हमें तो याद नहीं है। तो भैया गोलीय दर्पण द्वारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब ये प्रकाश तरंग का उदाहरण है, क्या हो जाएगा भैया? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लोग? तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। चलिए, और ये भी सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो भैया होता है A = R/2 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? A = R/2। तो इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वो है C, ठीक है। चलिए अब समतल दर्पण की प्रतिबिंब प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जल्द से जल्द। तो भैया समतल दर्पण प्रतिबिंब प्रकृति जो होती है वो आभासी और बराबर होती है। क्या होती है जी? आभासी और बराबर हो जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60। वे प्रश्न नंबर 60 है, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? वह सोलर कुकर में जो प्रयोग मतलब व्यवहार किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या जी? अवतल दर्पण। अब देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। वह जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो अवतल। अब देखिए, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई लोग? तो भैया वास्तविक और उल्टा ना होगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब है। हमें तो आप लोग सभी याद है जी। हाँ भैया, हमें तो सभी याद है जी। आप अपना देख लीजिए। हाँ भैया, अपना देख रहे हैं, आप अपना देखिएगा। अब देखिए, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। समभुज दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, या केवल उत्तल या समतल या उत्तल। तो भैया ये तो हम लोग याद है जी, क्या है? समतल या उत्तल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जी? प्रश्न 64। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जल्द से जल्द। भैया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए ये मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। भैया हमें मालूम है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न जी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 65 हमसे बोल रहे हैं कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो भैया काल्पनिक और क्या होगी? सीधा। और धनात्मक होगी तब। चलिए अब देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण से? तो भैया अवतल दर्पण से। कौन दर्पण से जी? अवतल दर्पण से। चलिए
सवाल क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए मेरे प्यारे भाई, तो जल्द से जल्द आपके लिए सवाल है जी, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस हो जिसकी उपलब्ध त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो? तो भैया ये तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस पूछा है हमसे एफ बराबर क्या जी, एफ बराबर r/2 होता है। कर देंगे 32/2, भाई 16 नहीं हो जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल 16 हो जाएगा जी। चलिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, जल्द से जल्द। तो भैया परावर्तन जो नियम से निर्धारित होती है वो क्या होती है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे भाई लोग, जल्द से जल्द। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वह क्लांपनिक होता है। क्या होता है जी? क्लांपनिक होते हैं। अब ये तो संयुग्मी फोकस केवल संभव है। तो भैया संयुग्मी फोकस केवल संभव है कौन सा दर्पण? तो भैया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। चलिए, अब ये तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द बताइए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, जल्द से जल्द। हाँ भैया, कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ जी? ध्रुव और फोकस के बीच। अब देखते मेरे प्यारे भाई लोग, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। भैया किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई लोग? भैया ये हमें याद है। क्या जी? ये हमें याद है भैया, ध्रुव कहा जाता है जी। चलिए, ध्रुव कहा जाता है उसे। अब समतल दर्पण में वो करते त्रिज्या है, समतल दर्पण में वो करते त्रिज्या है तो भैया अनंत। क्या जी? r बराबर अनंत। चलिए, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है जी मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द। हजामत बनाने के लिए मतलब दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो भैया अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, वह सभी प्रश्न करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई लोग। देखिए, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। क्या होगा? m बराबर में 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। अब कहा गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं फोकसांतर, ध्रुव, आवर्धन या वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सही जवाब तो भैया क्या होगा? आवर्धन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आवर्धन। अब बताओ तो गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो भाई किस दर्पण का उपयोग होता है जी, जल्द से जल्द? तो भैया हो जाता है अवतल दर्पण का। कौन सा? अवतल दर्पण का। चलिए, अब ये तो दर्पण के प्रयोग से सभी दूरियां मापी जाती है। भाई समतल दर्पण के प्रयोग में सभी दूरी मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, चलिए अब बताइए मेरे प्यारे भाई, प्रश्न 79 आपके सामने है। वो सवाल है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, ठीक है, वो कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे भाई? जल्द से जल्द। तो भैया ये जो है ये हो जाते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, और जितने मेरे प्यारे भाई क्लास को अंतिम दान देखे हैं तो ये उनके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये रहेंगे मेरे प्यारे भाई होमवर्क। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें से ना 10 से 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बन जाएंगे मेरे प्यारे भाई। जितने 80 प्रश्न कराए 80 में से 10 से 15 नंबर आपके सवाल में कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, इतना के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद छोटू, बाय।